नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, जिस तरीके से विगत दिनों की आप लोगों की एक मांग थी कि क्यों ना एक व्यक्तिगत जीवन का एक पहलू होता है, जो वैवाहिक संस्कार होते हैं उसके पश्चात जो जीवन में एक सुखद अनुभूति परिवार में होनी चाहिए, एक सुखद अवसर आना चाहिए। लेकिन बहुत से दंपति, बहुत से यूँ कहूँ पति पत्नी उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ग्रहों की स्थिति से वो कौन से ग्रह गोचरीय स्थितियाँ हैं या जन्म कुंडली के वो कौन से योग हैं जिनकी वजह से एक दंपति को या पति पत्नी को आजीवन निसंतानता का योग या ये कहें निसंतानता का भोगना पड़ता है, जो कि एक अभिशाप से, एक दुर्भिक्ष से कोई कम होना भी नहीं है। वंशवृद्धि हर एक जीव का अधिकार है, लेकिन बहुत से दंपति हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं। तो जन्म कुंडली में ग्रह गोचरीय स्थितियों में वो कौन से योग हैं कि जहां मेडिकल जैसी सुविधाएं लेने के बावजूद, मेडिकल का सहारा लेने के बावजूद भी उनको एक जो आशा की किरण दिखनी होती है या मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाती है। उन्हीं का विश्लेषण हम आप इस वीडियो से आज करेंगे। देखिए, जन्म कुंडली में जब भी संतान का विचार किया जाता है, जब भी संतान की स्थितियों को देखा जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले ये पंचम भाव को देखना जरूरी रहता है। इसके साथ साथ यहाँ पंचम भाव के साथ साथ अष्टम भाव का विचार किया जाता है। चूँकि आप सभी जानते हैं पंचम भाव हमारी संतान उत्पत्ति का है, सृजनात्मकता का है। अष्टम भाव से हम जो स्त्री है उसके स्वास्थ्य का विचार करते हैं। कई बार गर्भपात की जैसी स्थितियां देखने को मिलती है, बार बार मिसकैरेज हो जाते हैं, अवसर बनता है और चंद दिनों बाद बिगड़ जाता है। तो वो स्थितियां क्यों बनती है, उन्हीं का विश्लेषण हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके लिए पंचम भाव और अष्टम भाव का विचार करना जरूरी रहता है। अब यदि यहाँ पर देखा जाए, चंद्र है वो मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। यदि चंद्र जो ग्रह है वो एक संवेदनशीलता का कारक है। चंद्र हमारे शरीर में इम्यूनिटी, चंद्र हमारे शरीर में किसी प्रकार की जो ग्रहण करने की शक्ति है उसका कारक है। यदि स्त्री की कुंडली में चंद्र पीड़ित है तो उसको संतान या ये कहें जो अंश उसको अपने शरीर में लेना है और उसको उत्पन्न करना है, उसके उत्पन्न होने में भी दिक्कतें काफ़ी आती हैं। तो चंद्र इसमें विशेष मायने कर जाता है। यानी ये कहें कि जब चंद्र क्रूर ग्रहों के साथ हो, मान लीजिए चंद्र यहाँ पर बैठा है और क्रूर ग्रहों के साथ हो जाए, जिसे मान लीजिए राहु के साथ हो गया, मंगल के साथ आ जाए या अन्य क्रूर ग्रह उनके साथ बैठ जाए, या चंद्र क्रूर ग्रहों की दृष्टि से ज़्यादा ओतप्रोत हो जाए, तो ऐसे में स्त्री को संतान उत्पत्ति में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा लग्नेश, क्योंकि लगन अपन खुद हैं, स्वयं हैं, तो लग्नेश, यदि लग्नेश भी पाप पीड़ित हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पर लग्नेश मंगल है और मंगल यहाँ पर बैठ जाता है और साथ में वो पाप पीड़ित हो जाता है। पाप पीड़ित से मतलब है राहु के साथ अपना संबंध बना लेता है। मान लीजिए यहाँ पर केतु के साथ उसका संबंध बन जाता है, या अष्टम भाव के या षष्ठम भाव के स्वामी के साथ उसका संबंध बन जाता है। तो ऐसे में भी ये कहेंगे कि जो आशा की उम्मीद हमारे सामने जगती है वो जल्दी ही टूट भी जाती है। तो संतान उत्पत्ति के रूप में ये भी एक दुर्भिक्ष का मुख्य भूमिका निभाता है। इसके अलावा यदि पहले भाव में चंद्र आ जाता है, ये जो नियम, पहले भाव में यदि चंद्र आ जाता है, दूसरे भाव में शुक्र की स्थिति आ जाती है, दूसरे भाव में शुक्र की स्थिति बन जाती है, 12वें घर में यदि शनि आ जाता है, शनि ग्रह की स्थिति आती है,
और इसके साथ साथ 5वें घर में यदि राहु आ जाता है तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि उस स्त्री को संतान नहीं हो पाती है। नहीं होने का क्या कारण है? क्योंकि ऐसी स्थितियों में यदि हम विचार करते हैं, ऐसी स्थितियों में यदि यहाँ पर द्वितीय भाव में शुक्र है, पहले भाव में चंद्र है, पंचम भाव में राहु और 12वें घर में शनि है, तो इन सभी ग्रहों का संबंध आपस में बनता है इस कदर कि जो संतानता का भोग भोगना चाहते हैं, संतान प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं, वो लाख जतन कर ले, लेकिन उनको ये सुख जीवन भर नहीं मिल पाता है। क्योंकि शनि अपनी तीसरी दृष्टि से, हम यहाँ पर ये देखते हैं तो शनि तीसरी दृष्टि से शुक्र को प्रभावित करता है, और शुक्र आप सभी जानते हैं विवाह के पश्चात होने वाले क्रियाकलापों का कारक है। इसके साथ साथ राहु की यदि दृष्टि से हम देखते हैं तो राहु की दृष्टि से यदि हम इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं तो राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो इच्छा के घर पे रहती है। पंचम घर में जो राहु बैठता है वो बार बार गर्भपात की स्थिति को उत्पन्न करता है, क्योंकि राहु एक खुद धुआं है, स्थितियों को बनाता है, तत्काल प्रभाव से नष्ट कर देता है। तो ये वो मुख्य नियम हैं जिनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि विवाह के पहले ही यदि कुंडली का विवेचन करवा लिया जाए, उसके आधार पे हम ये देख सकते हैं कि ये जो दुर्भिक्ष जो हमारे ख़ानदान में आने वाला है, जो हमारे वंश में आने वाला है, उससे बचा जा सकता है। समय रहते हुए कुंडलियों का विचार किया जाए ताकि जो वंश वृद्धि का जो सपना एक विवाह के पश्चात हर इंसान, हर माँ बाप देखते हैं, वो उनका पूरा हो सके। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए, आप सभी की मांग पे। वीडियो कैसा लगा? शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं ऐसी रोचक जानकारी आपको समय समय पर देता रहूं। अभी तक के लिए जय श्री कृष्णा।